डोंट बी अफ्रेड मेरी जान। मैं तो शौहर हूँ तुम्हारा, मुझसे क्या घबराना। उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाता उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते मोइज उसे शर्माने पे मजबूर कर गया था। मुझे मुझे बहुत डर लगता है इससे। जोया के लबों से झिझक के मारे सुहागरात का लफ्ज अदा नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी बात को समझते हुए मोइज के लबों पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट बिखर गई थी। मैं बहुत एहतियात के साथ तुम्हारे वजूद पर अपना लम्स बिखेरूंगा, इतनी मोहब्बत के साथ कि तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि तुम किसी तकलीफ से गुजरी हो। वो उसके लबों पे झुकता उसे एक नए एहसास से रोशनास कराता, धीरे धीरे उसके हुस्न की वादी में उतरने को तैयार था। सफ़ेद गुलाबी हाथों से अपनी चादर को पकड़े वो आज इस रेस्टोरेंट में दाखिल हुई थी। उसकी धड़कनें बेतरतीब थी। वो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला करने आई थी। वो मुतलाशी नज़रों से किसी को तलाश कर रही थी। तभी सामने वाली टेबल से उठकर मोइज़ अहमद उसके पास आया था। उसकी आंखों में एक सुरूर था, मोहब्बत की कशिश थी। वो बड़े मीठे अंदाज में जोया को देख रहा था, जो आज उसके कहने पर उससे मिलने आई थी। अब वो दोनों टेबल पे बैठ चुके थे, लेकिन जोया को रेस्टोरेंट के माहौल से घबराहट हो रही थी। ना सिर्फ टेबल के इर्द गिर्द पर्दे लगे हुए थे, बल्कि तेज रोशनी होने के बावजूद हल्की हल्की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। रेस्टोरेंट का माहौल काफी खौफनाक था, लेकिन जोया की धड़कनें बहुत जोर जोर से चल रही थी। वो यहाँ आकर शदीद घबराहट महसूस कर रही थी। ऊपर से मुसलसल मोइज अहमद की निगाहें उसे कंफ्यूज कर रही थी। अचानक ही वो अपनी चेयर से उठकर उसके करीब बैठा, तो जोया घबरा के मारे उछल पड़ी। आप प्लीज मेरी सामने वाली चेयर पे जाके बैठें, मुझे इजी फील नहीं हो रहा। उसका नर्म और नाजुक सा वजूद कांप रहा था। मोइज उसकी शर्म हया देख के मुस्कुरा दिया। कम ऑन यार, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं कोई अजनबी, एक नामहरम हूँ तुम्हारे लिए। क्या तुम भूल चुकी हो कि हम दोनों का निकाह हो चुका है? अब मैं तुम्हारे लिए नामहरम नहीं हूँ। फिर तुम इतना क्यों घबरा रही हो? वो जैसे उसकी हालत से लुत्फ अंदोज उठा रहा था। जोया के माथे पे पसीने की चमक थी। वो उसे कैसे बताती कि वो आज एक ऐसा फैसला करने आई है जिसके बारे में शायद मुइज़ अहमद ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं इतने दिनों से तुम्हारी मिन्नत समाजत कर रहा था कि एक दफ़ा मुझसे मिलने आ जाओ। एक तो तुम्हारे घर वालों ने मुझे 6 महीने का वक्त दे दिया रुखसती के लिए। मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। ऊपर से तुम इतने नखरे करती हो मिलने में। यकीन नहीं आ रहा कि आज मेरे एक बुलावे पे मिलने चली आई हो। मुइज़ उसे बड़ी मोहब्बत पाश नज़रों से देख रहा था। मम मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। वो मुसलसल नज़रें झुकाए टेबल को देखे जा रही थी। मुइज़ मुस्कुरा के कहने लगा, जो कुछ कहने आई हो कह लेना, लेकिन मेरा ख्याल है पहले कुछ ऑर्डर कर देते हैं। मुइज़ ने जैसे ही मेन्यू कार्ड उठाया, फ़ौरन ही ज़ोया ने नफ़ीस से सर हिलाया था। मैं यहाँ कुछ खाने-पीने या आपसे मुलाकात करने नहीं, बल्कि आपको एक फ़ैसला सुनाने आई हूँ। मैं आपसे तलाक चाहती हूँ। मेरा और आपका निकाह भले ही घरवालों की रज़ामंदी से हुआ है, लेकिन इसमें मेरी कोई रज़ा नहीं। मैं आपसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। इसलिए मेहरबानी करके आप मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लें, क्योंकि मुझे आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी। ज़ोया ने बड़ी दिक्कत से ये अल्फ़ाज़ अदा किए थे, जबकि मुइज़ की निगाहें उसके हिलते होठों पे थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि नाजुक सी लड़की जो उसके दिल में बस चुकी थी, उसके एक एक नक्श से उसे हद से ज्यादा मोहब्बत हो गई थी। वो आज उससे ये कहने आई थी कि मोइज़ अहमद उससे दस्तबरदार हो जाए। एकदम ही वो गुस्से भरी नजरों से उसे देखने लगा। तुमने ये सोचा भी कैसे जोया मुबशिर कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम मेरे जिस्म में नहीं बल्कि मेरी रूह में बस गई हो, और तुम्हारा और मेरा निकाह हो चुका है। अगर तुमने दोबारा ये कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो ऐसा कभी सोचना भी मत। मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुम्हारे दिल में कोई और है, तब भी ये बात अच्छी तरह जान लो कि तुम सिर्फ मेरी हो। मोहब्बत भरा लहजा अचानक ही गुस्से में तब्दील हो गया था। जोया फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। लेकिन आप मेरे साथ यूं जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब मैं आपके साथ अपनी जिंदगी गुजारना ही नहीं चाहती, आप बस आगे एक लफ्ज भी नहीं। मुइज़ ने एकदम ही उसके होठों पे हाथ रख दिया था। बहुत चाहत से तुम्हें अपनाया है, और इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूं, ये कभी नहीं हो सकता।
आज ही तुम्हें मैं इस निकाह का मतलब समझाता हूँ। ये कहते ही मोइज़ ने सख्ती से उसे अपने दोनों बाजुओं में जकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी सख्त गिरफ्त पर ज़ोया के होश उड़ गए थे। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन मोइज़ गुस्से की कैफियत में उस पर हावी हो गया था। अचानक ही उसकी नज़र ज़ोया की बंद होती आंखों पे पड़ी, तो वो बौखला गया। होशो हवास से बेगाना होकर वो उसके बाजू में झूल गई थी। 6 महीने पहले ये एक छोटी सी शादी की तकरीब थी। आज माही और मेहंदी का फंक्शन था। मोइज़ अहमद की माँ शगुफ्ता बेगम बड़े इसरार पर मोइज़ को अपने साथ लाई थी। उसकी बड़ी शादीशुदा बेटी आलिया भी उनके साथ थी। वो आज एक ख़ास मकसद से शादी की तकरीब में आई थी, जो उनके किसी रिश्तेदार की बेटी की शादी थी। मोइज़ अहमद जो अब 28 साल का हो चुका था, लेकिन अभी तक वो कमा था। जब से उसने अपने बाप का कारोबार संभाला था, तब से शगुफ्ता बेगम इस कोशिश में थी कि मोइज़ का घर बस जाए, लेकिन उसे कोई लड़की ही पसंद नहीं आती थी। वो इतनी लड़कियों की तस्वीरें दिखा चुकी थी, रिश्ते वाली औरतों को बोल बोल के थक गई थी कि किसी ऐसी लड़की की तस्वीर दिखाओ जो एक नज़र में ही मोइज़ को पसंद आ जाए। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी अभी तक उन्हें ऐसी कोई लड़की ना मिली थी जो उनके लाडले बेटे को पसंद आ सके। इसलिए ख़ास तौर पर आज वो इस शादी में आई थी। पास ही मोइज़ बैठा था, जो मुकम्मल मोबाइल में मसरूफ़ था। इर्द-गिर्द क्या हो रहा है उसे कोई ख़ास परवाह नहीं थी। जबकि आलिया और शगुफ्ता बेगम की निगाहें ऐसी ही किसी लड़की की तलाश में थीं, जो उनके बेटे को एक नज़र में अच्छी लगे और वो फटाफट उसका रिश्ता लेके पहुंच जाएं, ताकि अपने बेटे के सर पे सहरा सजाने का अरमान जल्दी पूरा कर सके। मोइस, जिसकी पूरी तवज्जो अपने मोबाइल पर थी, अचानक ही लड़कियों की उस भीड़ में उसकी नज़र किसी पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। लड़कियों का एक हुजूम था जो उस मेहंदी की तकरीब में शामिल था, लेकिन वो सबसे अलग थी। सफ़ेद रंग का सादा सा लिबास पहने, कंधे पर सिल्क का दुपट्टा, बालों की सादा सी चोटी बनाए, वो एक कोने में बैठी सब लड़कियों को मासूमियत से देख रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत, खूबसूरती और दिलकशी ने मोइस को जैसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो किसी लड़की को देख कर चौंक जाए। वो सब लड़कियों को ऐसे देख रही थी जैसे वो इन सबसे अलग है, लेकिन वो खुद भी अपनी खूबसूरती से शायद आगाह नहीं थी, क्योंकि वो बेइंतहा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि मोइज़ ने अपनी ज़िंदगी में खूबसूरती और मासूमियत का ऐसा हसीन इम्तज़ाज शायद कभी ना देखा था। उसका दिल उस लड़की को देखकर धड़कने लगा। वो खुद भी अपने ऊपर हैरान हो रहा था। खुद को वो किसी 18 साल के एक नौउम्र लड़के की तरह महसूस कर रहा था। सफ़ेद रंग का लिबास पहने वो अप्सरा सी लड़की, जिसे मालूम ही नहीं था कि कोई उसे इतना गौर से देख रहा है। फिर वो अपनी माँ से सरगोशी में कहने लगा, अम्मी, वो लड़की कौन है? शगुफ्ता बेगम ने झट से उसकी सरगोशी पे तवज्जो दी और उस लड़की को देखने लगी जिसकी तरफ मोइज़ ने इशारा किया था। वो उसकी पसंद पे हैरान रह गई। अरे वो ज़ोया, उसकी बात कर रहे हो तुम? वो तुम्हारी खाला बतूल की बेटी है। वही खाला बतूल जिनके शौहर का इंतकाल हो चुका है, जो एक गवर्नमेंट टीचर हैं। ये मेरी कज़न की बेटी है बेटा, ये तो तुमसे बहुत छोटी है। अभी तो ये 18 की हुई है। शगुफ्ता बेगम हैरान थी, लेकिन मोइस के अंदर एक 18 साला नौजवान लड़का अंगड़ाइयाँ ले रहा था। अचानक उसे ज़ोया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत महसूस हुई थी। अपने अंदर एक ऐसा रोमांस, ऐसे जज़्बात कभी महसूस नहीं हुए थे। तभी वो माँ से सरगोशी में कहते हुए कहने लगा, बस यूँ समझ लें कि आपकी बेटी की पसंद की लड़की मिल गई है। मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। आलिया और शगुफ्ता बेगम दोनों ही हैरान रह गई थीं, लेकिन वो कुछ परेशान भी हो गईं, क्योंकि काफ़ी अरसे पहले जब उनकी ज़ोया की माँ से मुलाकात हुई थी, तो बातों ही बातों में बतूल ने तस्करा किया था कि ज़ोया को पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो भी इसकी तरह एक गवर्नमेंट कॉलेज की लेक्चरार बनना चाहती है। अभी भी उसने कॉलेज में शायद एडमिशन लिया था। इतनी इतनी जल्दी शायद बतूल अपनी बेटी की शादी ना करे। लेकिन उनके बेटे को पसंद भी आई तो एक 18 साल की नौउम्र और मासूम लड़की, जिसने अभी-अभी जवानी की दहलीज पे कदम रखा था। लेकिन फिर उसकी नज़र ज़ोया के मासूम चेहरे पे पड़ी। बहुत से ज़्यादा खूबसूरत थी। सफ़ेद रंगत, दुबली-पतली जिसामत, हया और पाकीज़गी उसके चेहरे से टपकती थी। ऐसे में मुइज़ को उसे पसंद करना कोई मामूली बात नहीं थी। एक तरफ तो वो खुश हो रही थी तो दूसरी तरफ परेशान भी, क्योंकि वो ये सोच-सोच के परेशान हो रही थी कि अगर बतूल ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया तो मुइज़ का दिल टूट जाएगा।
दूसरी तरफ वो खुश इस बात पे हो रही थी कि अरसे बाद मोइज़ ने किसी लड़की को पसंद किया था। वो इन्हीं सोचों में मुब्तला थीं कि अचानक ही मेहंदी का शोर उठा। सब लड़कियां जमा होकर मेहंदी की प्लेटें लेने जा रही थीं। मोइज़ भी मुसलसल ज़ोया पे नज़रें जमाए हुए था। अचानक ही ज़ोया को किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ था। उसने इधर-उधर निगाहें दौड़ाईं तो हैरान रह गई। शगुफ्ता आंटी का बेटा उसे मुसलसल देखे जा रहा था। वो उसे जानती थी। अरसा पहले उसने किसी रिश्तेदार की शादी में मोइज़ भाई को देखा था। वो उससे बिल्कुल अपने बड़े भाई जैसा तस्वुर करती थी। लंबा-चौड़ा वजूद, संजीदगी और मतानत उसके चेहरे पर हर वक्त मौजूद रहती थी। ऐसे में ज़ोया दिल ही दिल में उसे देखकर सोचती थी कि अगर उसका कोई बड़ा भाई होता तो वो बिल्कुल मुइज़ जैसा होता। लेकिन आज इन्हें क्या हुआ है? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो दिल ही दिल में सोचती, हैरान और कोफ्त का शिकार होती। अपनी सहेली नवाल को बुलाने लगी और फिर जल्दी से कमरे में घुस गई। वो अपनी माँ को तलाश कर रही थी। वैसे तो उसकी माँ बतूल कभी भी शादी वगैरह की ऐसी तकरीबात में नहीं आती थी। हाँ, लेकिन कभी किसी अजीज रिश्तेदार की शादी हो तो फिर उन्हें शादी अटेंड करनी ही होती थी। उन्होंने एक ऐसी जिंदगी गुजारी थी जिसमें किसी मर्द का कोई अमल दखल नहीं था। ज़ोया सिर्फ 3 साल की थी जब उसके शौहर ने उन्हें बगैर किसी वजह के तलाक दे दी थी। वजह बहुत ही मामूली थी, वो किसी और को चाहते थे और शादी के बाद भी उनकी मोहब्बत की शिद्दत उसके लिए कम नहीं हो सकी थी। और फिर उसके कहने पर ही उसने अपनी बीवी को तलाक देकर हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। खुशकिस्मती से बतूल ने ग्रेजुएशन कर रखा था, जिसकी वजह से उन्हें जल्द ही एक सरकारी नौकरी मिल गई है। उनकी खुशकिस्मती थी कि वो अपनी बेटी को अकेले पालने में कामयाब हो गई थी। तभी तो उनकी बेटी ज़ोया को मर्द ज़ात के वजूद से शदीद नफ़रत महसूस होती। जब कभी वो अपने बाप के बारे में सोचती तो उससे अपनी माँ की ज़िंदगी पर बहुत शिद्दत से रोना आता कि कैसे उन्होंने पूरी ज़िंदगी उसकी खातिर अकेले गुजार दी। दोनों माँ बेटी ने पूरी ज़िंदगी एक कमरे के मकान में गुजारी थी और वो मकान बतूल ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था। अपनी बेटी की तरबियत भी उन्होंने बहुत ही अच्छी की थी। सुघड़, सलीका-शुआर, अदब व तहज़ीब वाली ज़ोया के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। शक्ल और सूरत की भी वो बेहद बेमिसाल थी। बाप के सर पर ना होने का उसने कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया था, क्योंकि वो लड़कों से कोसों दूर रहती थी। कॉलेज में पढ़ने वाली नवाल उसकी गहरी दोस्त थी। वो ना सिर्फ़ उसकी कज़न थी बल्कि वो अपने दिल की हर बात भी उससे शेयर करती रहती थी। अभी भी नवाल ने उन्हें मुतवज्जा किया था। वो देखो, शगुफ्ता आंटी का बेटा मोइज़ तुम्हें कैसे दिखे जा रहा है? मैं कब से नोट कर रही हूँ। नवाल ने उसके कान में सरगोशी की तो उसने कोफ्तज़दा अंदाज में पलट के देखा था। मोइज़ की निगाहें अभी भी उसके चेहरे पे जमी थी। वो कुछ हैरान परेशान होती खुद को यहाँ से गायब करने की कोशिश कर रही थी। तभी अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी घर चलें, मेरी तबीयत खराब हो रही है। बतूल ने बेटी के चेहरे पे पसीना देखा तो हैरान रह गई। फिर कहने लगी, अच्छा चलो चलते हैं, क्या हुआ है बेटा तुम्हारी तबीयत को? बतूल परेशान हो गई थी। वो कहने लगी, बस कुछ नहीं, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है अम्मी, घर चलते हैं। दर हकीकत वो मोइस की निगाहों से परेशान हो गई थी। जैसे ही बतूल ने जाने के लिए कदम बढ़ाए, अचानक ही उन्हें शगुफ्ता की आवाज़ सुनाई दी थी, बतूल रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो यहीं पर सारे मामलात तय करना चाहती थी। अभी अभी मुइज़ ने उन्हें अपनी पसंद से आगाह किया था। ऐसे में वो जल्दी ही बतूल से बात करके रिश्ते का सिलसिला बढ़ाना चाहती थी। बतूल शगुफ्ता से कहने लगी, माफ़ करना शगुफ्ता बहन, अभी ज़ोया की तबीयत कुछ ठीक नहीं। मैं घर जा रही हूँ, फिर मिलेंगे बारात में इंशाअल्लाह, तो फिर आपसे बात होगी। बतूल ने मुनासिब अंदाज में माजरत कर ली थी। शगुफ्ता के चेहरे पर थोड़ी मायूसी फैल गई, लेकिन अब उन्हें कल का इंतज़ार था। सफ़ेद रंग का कुर्ता शलवार पहने आज वो बारात की तकरीब में आया था। बावजूद उसके कि पिछले कुछ दिनों से वो अपनी फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। कारोबार की सारी ज़िम्मेदारी उसने अपने कंधों पर उठा रखी थी। लेकिन आज वो शादी में आया था, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ोया की खातिर। उसकी एक झलक देखने के लिए न जाने क्यों उसे पूरा यकीन था कि ज़ोया ज़रूर शादी में आएगी। अब उसकी निगाहें सिर्फ़ उसी की तलाश कर रही थीं। लेकिन शगुफ्ता बेगम भी इसी इंतज़ार में थी कि कब उन्हें बतूल नज़र आए और वो उसे ज़ोया के बारे में बात करे। लेकिन पूरी शादी की तकरीब गुजर गई, दोनों माँ बेटी कहीं भी नज़र नहीं आई थी। शगुफ्ता के चेहरे पर तो मायूसी थी ही, लेकिन मोइस को हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपना एक अहम काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इस महाजबीन की झलक देखने के लिए इस शादी की तकरीब में आया था। लेकिन वो यहाँ कहीं दिखाई न दी। वो घर गया तो गुस्से की कैफियत उसके चेहरे पे आया थी।
امی آپ کل ہی جا کے بطول خالہ سے شادی کی بات کریں۔ شگفتہ اس کی جلد بازی دیکھ کے حیران تھی۔ کیا ہو گیا ہے معیز، اتنی بھی کیا جلدی ہو رہی ہے؟ بس میں نے کہا نا، میں اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا۔ آپ جلدی رشتے کی بات کریں اور 2 ماہ کے اندر اندر شادی کر دیں۔ شگفتہ بیگم ہنس ہنس کے بے حال ہو گئی تھی۔ کہاں تو وہ شادی کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا، اور اب وہ زویا کے لیے اتنا بے قرار ہو رہا تھا۔ ایک طرف تو وہ خوش تھی، دوسری طرف پریشان کہ کہیں بطول کسی وجہ سے رشتے سے انکار نہ کر دے۔ اگلے ہی دن وہ عالیہ کو ساتھ لیے بطول کے گھر پہنچ گئی تھی۔ زویا صوفے پہ لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی شگفتہ آنٹی اور عالیہ کو دیکھ کے وہ حیران رہ گئی۔ پنک کلر کے سادہ سے سوٹ میں وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ عالیہ بھی مسکرا کر اسے گلے لگانے لگی۔ اس کے بھائی کی پسند واقعی لاجواب ہے، وہ دل ہی دل میں سوچنے پہ مجبور ہوئی تھی۔ بطول بھی دونوں ماں بیٹی کو اچانک اپنے گھر دے کے حیران رہ گئی تھی، لیکن جب زویا کی غیر موجودگی میں شگفتہ بیگم نے ان سے رشتے کی بات کہی تو ان کے چہرے پہ پریشانی کی کیفیت تھی۔ لیکن شگفتہ بہن، زویا تو ابھی پڑھ رہی ہے، میں اتنی جلدی کیسے شادی کر دوں؟ ابھی تو اس نے 2nd ایئر کے پیپرز دینے ہیں۔ آپ کو تو پتا ہے میری بیٹی کو پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ ہاں ہاں تو پڑھتی رہے، ارے شادی کے بعد بھی پڑھ لے گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بطول، میں تو تم سے تمہارا یہ قیمتی نگینہ مانگنے آئی ہوں۔ بڑی مشکل سے میرے بیٹے معیز کو کوئی لڑکی پسند آئی ہے۔ دیکھو مجھے انکار نہ کرو، تم جانتی ہو کہ میرے بیٹے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ابھی تم نکاح دے دو اور زویا کے پیپرز ہو جائیں تو پھر رخصتی کر دینا۔ بطول کچھ سوچنے پہ مجبور ہوئی، سوائے ان کی ذات کے زویا کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر انہیں اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو زویا کے سر پر کون ہاتھ رکھے گا؟ ایسے میں اگر اس کی شادی ہو گئی تو یہ سب سے بہتر ہو جائے گا، اور پھر شوہر سے بڑا عورت کے لیے دنیا میں کوئی سہارا بھی تو نہیں ہوتا۔ بطول نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، لیکن زویا ان کی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کے جانے کے بعد وہ پیر پٹکتی ماں کے سامنے آئی تھی۔ آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ مجھے نہیں کرنی ان کے بیٹے سے شادی۔ میں نے کہا نا، مجھے بہت سارا پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے اپنے خوابوں کے بارے میں۔ میں آپ کی طرح ایک ٹیچر بننا چاہتی ہوں، ایک گورنمنٹ نوکری حاصل کر کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ مجھے مرد ذات سے کتنی نفرت ہے۔ چند سال وہ میرے ساتھ گزارے اور پھر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، وہ بھی ایک بچے کے ساتھ۔ میں ایسی زندگی کبھی نہیں گزاروں گی امی، جیسی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ زویا غصے سے کہی جا رہی تھی، تبھی بطول نے اسے جھاڑ دیا اور کہنے لگی، تمہاری زندگی کا فیصلہ میں کروں گی، میں تمہاری ماں ہوں، تم نہیں۔ تمہارے لیے جو بہتر ہوگا میں وہی کروں گی۔ بطول نے اسے خاموش کرا دیا تھا، لیکن اس رات زویا روتی رہی۔ دوسرے دن وہ کالج بھی نہیں گئی تھی۔ بطول اس کی حالت دیکھ کے پریشان تھی، تبھی اس نے اس کی سہیلی نوال کو گھر بلا لیا۔ پھر سارا معاملہ اسے بتایا تو وہ حیران رہ گئی، اور پھر مسکرا کے کہنے لگی، مجھے تو پہلے ہی ایسا لگ رہا تھا آنٹی کہ معیز بھائی زویا میں دلچسپی لے رہے ہیں، کیونکہ وہ شادی کی تقریب میں مسلسل زویا کو دیکھے جا رہے تھے، اور وہ کتنے اچھے ہیں۔ آخر زویا کو ان سے شادی پر کیوں اعتراض ہے؟ بطول سر پکڑ کے بیٹھی تھی، پھر تھک ہار کر انہیں کہنے لگی، تم ہی سمجھاؤ نوال بیٹی، کل سے بستر پہ لیٹی روئے جا رہی ہے۔ پھر نوال اس کے کمرے میں آئی اور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو اپنی امی کو یوں پریشان مت کرو زویا، تم کوئی چھوٹی بچی تو نہیں۔ زویا ایک دم ہی اس کے کندھے سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے سہاگ رات سے بہت ڈر لگتا ہے نوال، میں کبھی بھی اتنی ہمت نہیں کر پاؤں گی کہ کسی مرد کو اپنے جسم کو چھونے دوں۔ نہ جانے کیوں کوئی مرد میرے سامنے آتا ہے تو میرا وجود کانپنے لگتا ہے، میں کسی سے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں کر پاتی۔ مجھے یہ فوبیا ہے، تم اس بات کو سمجھ سکتی ہو، امی نہیں سمجھیں گی۔ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، بلکہ اپنی پوری زندگی تنہا گزاروں گی۔ نوال نے سر پکڑ لیا تھا، پھر جھنجھلا کے کہنے لگی، لیکن تمہیں یہ کب سے ہے؟ تم نے تو مجھے کبھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ زویا روتے ہوئے کہنے لگی، تم بھول گئی ہو کرن کو، کیسے اس نے اپنی بہن کو کھو دیا تھا، صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کی بہن کے شوہر نے شادی کی پہلی رات اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں پہنچ گئی تھی اور اگلے ہی دن اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ بات میرے حق حلق میں اٹک گئی ہے۔ مجھے پہلے اپنے باپ کی وجہ سے مرد ذات سے نفرت تھی، لیکن کرن کی بہن کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد تو میرے دل میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ تم پلیز امی کو مناسب الفاظ میں بتا دو کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ خوف زدہ لہجے میں بولی تھی،
وہ خوف میرے دل میں قید ہے، میں اس خوف سے کیسے نجات حاصل کروں زویا؟ زویا ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ نوال اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ دیکھو زویا، آنٹی بھی تمہاری وجہ سے کتنی پریشان ہیں۔ تم ان باتوں کو سوچنا چھوڑ دو، اور سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مجھے یقین ہے معیز بھائی تمہاری زندگی کے لیے ایک اچھے ہمسفر ثابت ہوں گے۔ وہ کتنے پڑھے لکھے اور میچور ہیں، وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ نوال اسے ممکن طور پہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زویا اپنے دل میں ابھی سے معیز کے لیے بے پناہ نفرت محسوس کر رہی تھی۔ پھر لاکھ اس کے انکار کے باوجود بھی بطول نے آخر کار شگفتہ کو ہاں کہہ دی تھی۔ شگفتہ بیگم کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ شکر ہے میرے خدا، میرے بیٹے کی خواہش پوری ہو گئی۔ وہ سجدہ شکر میں گر پڑی تھی، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے معیز کو حد سے زیادہ محبت تھی۔ پھر جب انہوں نے یہ خوشخبری معیز کو سنائی کہ بطول نے زویا کے لیے ہاں کر دی ہے، تو وہ بہت خوش ہوا۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ رخصتی 6 ماہ بعد ہوگی، تو وہ غصے میں آ گیا۔ یہ کیا امی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2 ماہ سے زیادہ کا وقت نہیں لینا ہے، تو پھر آپ نے 6 مہینے کا وقت کیوں رکھ دیا؟ شگفتہ بیگم اس کی دیوانگی دیکھ کر حیران تھی۔ اتاولے کیوں ہو رہے ہو لڑکے؟ اتنی جلد بازی نہیں کرتے۔ یہ تو شکر ہے کہ بطول نے رشتے سے انکار نہیں کیا۔ شگفتہ بیگم نے اسے سمجھایا تھا، لیکن وہ اپنے بے قرار دل کو کیسے سمجھاتا؟ رات کو بستر پر لیٹتا تو چھم سے اس کی پری چہرہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ آج تک اس نے اپنے دل میں اتنی بے قراری اور محبت کسی کے لیے محسوس نہیں کی تھی۔ بس وہ اسے اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا، زویا کو بتانا چاہتا تھا کہ پہلی نظر کی محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ تو ایک دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ سہاگ رات کے حوالے سے اس نے ابھی سے بہت سے خواب دیکھ لیے تھے۔ اسے اب جا کے پتہ چلا تھا کہ وہ حد سے زیادہ رومانس پسند ہے۔ اپنے دل کی رومانٹک فیلنگز محسوس کر کے وہ خیالوں میں کبھی اس کے چہرے کو چھوتا، تو کبھی اس کے حسین لمبے سیاہ بالوں کو۔ اور پھر اب تو نکاح کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے جا رہی تھی۔ زویا اسے اتنی آسانی سے مل جائے گی، اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا۔ نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی گئی تھی، لیکن زویا کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی ماں سے خفا تھی۔ اس کی ماں نے اس کے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ اسے اس کی نادانی تصور کرتے ہوئے مسلسل سمجھانے میں مصروف تھی۔ سادہ سا لال رنگ کا نکاح کا جوڑا شگفتہ بیگم نے اپنی پسند سے بنوایا تھا، اور وہ بہت چاہت سے سارا سامان پہلے ہی بھجوا چکی تھی۔ نکاح کی تقریب میں بس خاص رشتہ داروں نے ہی شرکت کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد زویا دلہن بن کے تیار ہو گئی تھی۔ نوال نے اس کا ہلکا ہلکا میک اپ بھی کر دیا تھا۔ وہ اس سادگی بھرے روپ میں بھی چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ بار بار زویا کو دیکھ کر بطول کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نکاح ہو گیا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ سب سے زیادہ خوش تو دولہے صاحب نظر آ رہے تھے۔ موئس کی خوشی دیدنی تھی۔ نوال مسلسل اسے چھیڑے جا رہی تھی۔ تبھی وہ نوال کی کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، کوئی ملاقات کا بندوبست نہیں کرو گی؟ ایک بار میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بطول کی رضامندی سے نوال نے معیز سے کہہ دیا تھا کہ وہ 10-15 منٹ کے لیے زویا سے بات چیت کر لے۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گیا تھا۔ دوسری طرف زویا جو نکاح کے وقت رو رو کے بے حال ہو گئی تھی، ابھی بھی اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے اپنا جسم تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب نوال نے اسے بتایا کہ معیز بھائی تم سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں، اس لیے جلدی سے اپنا چہرہ ٹھیک کر لو، یہ سنتے ہی وہ گھبرا گئی۔ لیکن ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے نا، تو پھر یہ سب کیا؟ یہ سنتے ہی نوال ہنس دی تھی۔ ارے بھائی، اب وہ تمہارا شوہر ہے، جب چاہے تم سے ملاقات کر سکتا ہے، تم اسے منع نہیں کر سکتی۔ نوال کی سمجھانے پر وہ دل ہی دل میں شدید غصے کا شکار ہو رہی تھی۔ نوال تو کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد معیز کمرے میں آیا تھا۔ اونچا لمبا وجود، سیاہ رنگ کا کرتا پہنے، وہ بہت ہی خوبرو لگ رہا تھا۔ لیکن زویا نے ایک بار پھر اسے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے معیز کا کمرے میں آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی وہ رخ پھیر کے بیٹھ گئی۔ معیز اس کے سامنے بیٹھ کر ہلکے سے کھنکارا تھا۔ ہم آپ سے ملاقات کے لیے بے قرار ہیں اور آپ رخ موڑ کے بیٹھی ہیں۔ وہ شرارت بھرے لہجے میں اس کے سامنے بیٹھا بول رہا تھا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز آپ کمرے سے باہر چلے جائیں۔ اس کے غصے کو معیز شرم و حیا سمجھ رہا تھا۔ تبھی اچانک ہی اس نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھے تو زویا کی جان جیسے ہتھیلی میں آ گئی تھی۔ اسے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بڑے پیار سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک ہی اپنے لب اس کی جلتی پیشانی پہ رکھے تو زویا مزید
सहना दुश्वार हो गया था। उसने दोनों हाथ चेहरे पे रखे और रोना शुरू कर दिया। मोइज़ हैरान रह गया था। अरे अरे, क्या गुस्ताखी हो गई? देखो माफ कर दो। उसने दोनों कान पकड़ लिए थे, लेकिन जोया ने मुसलसल रोना जारी रखा। थक हार के मोइस कमरे से बाहर चला गया। उसका दिल अजीब सी बेचैनी में घिर गया था। कहीं वो किसी और को तो पसंद नहीं करती। वो इन्हीं खदशात का शिकार था। रुखसती भी आज ही हो जाती तो क्या दुश्वारी थी। उसका दिल बड़ा उदास था। ये 6 महीने कैसे गुजरेंगे, यही सोच सोच कर वो थक गया था। ये क्या है अम्मी? वो पढ़ाई में मसरूफ थी जब बतूल ने एक खूबसूरत बुके और एक गिफ्ट उसके सामने रखा था। ये मोइज़ ने भिजवाया है बेटा तुम्हारे लिए। जोया ने कोफ्त से उस सामान को देखा था। निकाह को 1 महीना गुजर चुका था। इस दौरान ना तो उसने अपने शौहर से बात की थी और ना ही वो उससे मिलने आया था, जिस पर उसने खुदा का शुक्र अदा किया था। लेकिन आज उसकी भेजी हुई चीज़ों पर उसे गुस्सा आ रहा था। जैसे ही वो गिफ्ट खोल के देखा तो हैरान रह गई। उसमें एक खूबसूरत कीमती मोबाइल था। जैसे ही मोबाइल ऑन किया तो फौरन बजना शुरू हो गया। साथ ही मोइस अहमद का नाम भी स्क्रीन पे जगमगा रहा था। जोया शदीद गुस्से की कैफियत में थी। वो उसे क्या समझ रहा है? कुछ भी हो जाए वो हरगिज़ उसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेगी। जब वो इस रिश्ते में नहीं बनना चाहती थी, तो फिर क्या फ़ायदा है इस रिश्ते का? उसने मोबाइल ऑफ करके रख दिया था। तभी बतूल के मोबाइल पे मोइस की कॉल आई थी। ये क्या बदतमीज़ी है ज़ोया? वो तुम्हारा शौहर है, कोई नामहरम नहीं। बात कर लो उससे। अम्मी मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करें। पहली बार बतूल से बात करते हुए उसके लहजे में बदतमीजी दर आई थी। बतूल ने अचानक ही अपना दिल थाम लिया था। इसका मतलब है कि तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो वो यही समझेगा कि तुम्हारे दिल में कोई और था और तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की गई है। सब मेरी तरबियत पे उंगली उठाएंगे। और मैं जो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ कि कभी किसी को बोलने का मौका नहीं दिया, और अब तुम लोगों को बोलने का मौका दोगी। वो मुझ पर सवाल उठाएंगे कि मैंने अपनी बेटी की कैसी तरबियत की है। उनकी आंखों में आंसू आए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। ये देखकर जोया के हवास उड़ गए। अम्मी, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मैं अभी जहनी तौर पर इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। और फिर आपने इतनी जल्दी मेरा निकाह कर दिया। आपने मेरे उन ख्वाबों के बारे में भी नहीं सोचा जो मैंने अपने हवाले से देख रखे थे। ज़ोया अपनी माँ के गले से लग के रोने लगी। ये भी हकीकत थी कि वो कभी अपनी माँ को तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। उसे एहसास था कि अपनी माँ की कुर्बानियाँ, उसकी आज़माइशों का, ऐसे वो उन्हें तकलीफ़ पहुँचाने का सोच भी नहीं सकती थी। तो फिर ठीक है, अगर मुझे तकलीफ़ नहीं देना चाहती तो मोइज़ से बात करो, और कभी भी उसे अपने रवैये से इस शक में मुब्तला मत करना कि तुम इस निकाह के लिए रज़ामंद नहीं थी। बतूल ने उससे वादा ले लिया था। फिर वो ना चाहते हुए भी उससे फ़ोन पे बात करने लगी। मोइज़ बड़े ही मीठे लहजे में उससे बात करता, बड़ी मोहब्बत भरी बातें वो उससे इसरार करता कि कभी-कभार वो उससे मुलाकात करने के लिए आए। 6 महीने बहुत होते हैं। उसे इंतज़ार करना बहुत दुश्वार लग रहा था। ज़ोया अपने दिल पे पत्थर रखकर ना चाहते हुए अभी मोबाइल पर तो उससे बात कर लेती थी, लेकिन उसके खिलाफ कहने के बावजूद भी कभी उससे मुलाकात पर तैयार नहीं हुई थी। फिर उसने एक दिन ठान ली कि वो मोइस से बात करेगी, कि वो उसे छोड़ दे। उसका दिल अभी तक इस रिश्ते पे राज़ी नहीं हुआ था। दर हकीकत वो कभी भी किसी मर्द को अपने करीब आने की इजाज़त नहीं दे सकती थी। उसे मर्दों से शदीद कोफ्त महसूस होती थी। शादी के बाद भी वो कभी मोइस को खुश नहीं रख पाएगी, तो फिर इस रिश्ते का क्या फ़ायदा है? यही सोच कर वो आज उससे रेस्टोरेंट में मिलने पे राज़ी हुई थी, और उसके मुँह से वो अल्फ़ाज़ अदा हुए जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा नहीं था। मोइज़ अहमद उसकी बात सुन के गुस्से में आ गया था। वो तो बड़ी शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रहा था। निकाह के पूरे 3 महीने बाद बिलाखिर वो उससे मुलाकात पे आमादा हुई थी। लेकिन जो बात उसने कही, वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। तभी वो शदीद गुस्से में आकर उसके वजूद को अपने बाजुओं में जकड़ कर गुस्से का इज़हार कर बैठा। लेकिन ज़ोया अचानक बेहोश हो गई थी, जिसे देखकर उसकी जान पे बन आई थी, और अब वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तकरीबन 10-15 मिनट बाद उसे होश आया था। उसका वजूद अभी तक काँप रहा था। मुझे घर जाना है। वो अपने होश-ओ-हवास में नहीं लग रही थी। मोइज़ ने चुपचाप उसे घर के बाहर उतार दिया और खुद ज़न से गाड़ी भगाकर ले गया था। बतूल कॉलेज से घर आ गई थी। आते ही वो अपने कमरे में घुस गई। फिर दोनों हाथों में चेहरा छुपा के रोने लगी।
मोइस को का वो लम्स उसमें बला के जज्बात थे, गुस्से के, हकारत के। वो सच में ही डर के बेहोश हो गई थी। और शादी के बाद उसका ये हाल करेगा, तलाक तो किसी सूरत उसे देने वाला नहीं। इसका मतलब है कि उसे सारी जिंदगी उस शख्स के साथ गुजारनी होगी। अब जबकि वो शादी के बाद उससे शायद इन बातों का भी बदला ले। फिर सोच सोच के वो परेशान हो गई थी। न जाने शादी के बाद वो उसका क्या हाल करने वाला है। अभी तो रुखसती भी नहीं हुई थी। उसके पेपर्स होने में सिर्फ 1 महीना ही बाकी था। उस दिन के बाद से मोइस की कोई कॉल नहीं आई थी। जोया उसके रवैये पर शदीद परेशानी का शिकार थी। अगर उसने इस पर कोई इल्ज़ाम लगा के छोड़ दिया तो उसकी माँ किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। यही परेशानी उसे खाई जा रही थी। फिर 3 महीने ऐसे गुजर गए कि पता ही न चला। चलो भाई बतूल, अब रुखसती की तारीख रख लो। अब मैं अपनी बेटी को साथ लेके जाना चाहती हूँ। पहले तो वो लड़का इतना उतावला हो रहा था और अब कहता है कि जोया के बगैर रजामंदी की ही रुखसती नहीं होगी। तुम बताओ बेटी, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? शगुफ्ता बेगम आज रुखसती की तारीख लेने आई थी, वो भी अपनी बेटी आलिया के साथ। अचानक ही उन्होंने जोया से उसकी रजामंदी पूछी थी तो वो घबरा गई। उसकी आंखें माँ को देख रही थी। बतूल की आंखों में इल्तिजा थी। नहीं आंटी, जो फैसला अम्मी का है वही मेरा है, वो सर झुका के कह गई थी। ये सुनते ही शगुफ्ता बेगम ने उसे सीने से लगा लिया। जीती रहो मेरी बेटी, मेरा मोइस तुम्हें बहुत खुश रखेगा। आज से पहले उसने कभी किसी लड़की को पसंद नहीं किया, लेकिन तुम्हें एक नज़र देखते ही कह दिया था कि अम्मी मैं इसी से शादी करूंगा। बतूल बहन का मुझ पर एहसान है कि उसने मुझे इस रिश्ते से इनकार नहीं किया और अपने इस हीरे को मेरी झोली में डाल दिया। शगुफ्ता बेगम की आंखें भीगी हुई थीं। फिर दोनों ने मिलकर रुखसती की तारीख भी फिक्स कर ली थी। जोया की ये सोच सोच के जान निकल रही थी कि सुहाग रात में न जाने मोइज उसका क्या हाल करने वाला है। शायद वो उससे उस बात का बदला भी ले। यही बातें उसे सुकून नहीं लेने दे रही थी। दुल्हन के लाल रंग के जोड़े में वो आसमान से उतरी परी लग रही थी। उसके बराबर में बैठा मुईज अहमद बिल्कुल खामोश था। कोई शरारत, कोई बात उसके किसी अंदाज से नहीं लग रहा था कि वो इस रुखसती से खुश है। उसने तो अपनी माँ शगुफ्ता बेगम को मना कर दिया था कि इतनी जल्दी रुखसती की क्या ज़रूरत है, लेकिन उन्हें भी मोइस की शादी की जल्दी थी। इसलिए वो जल्द से जल्द जोया को उस घर में लाना चाहती थी। सारी रसूमात के बाद उसे मुईज़ अहमद के कमरे में पहुंचा दिया गया था, जहां पर उसके मासूम चेहरे पर खौफ के साथ साथ घबराहट भी थी। थोड़ी ही देर बाद मुईज़ कमरे में आने वाला था। उसकी जान हथेली पे अटकी हुई थी। ऐसे लग रहा था कि आज फिर वो बेहोश हो जाएगी। जब वो शदीद घबराहट और खौफ में मुब्तला होती तो उसे बुखार हो जाता था, और आज भी ऐसा ही हुआ था। उसका जिस्म तपना शुरू हो गया था। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। शानदार शख्सियत पे मुईज़ अहमद कमरे में दाखिल हुआ था। वो बहुत ही थक गया था। आज उसके दिल की खुशी आसमान की बुलंदियों को छू रही थी। लेकिन वो अलग बात थी कि उसने चेहरे से किसी को ज़ाहिर नहीं होने दिया था कि आज वो कितना खुश है। थोड़ी ही देर बाद वो ज़ोया के सामने बैठा था। मुझे अफ़सोस है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सका। वैसे तुम्हारे दिल में ये बात आई आई कैसे? मुईज़ ने संजीदगी से उसे देखा। ज़ोया बावजूद काँप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे मुईज़ अहमद अभी उस पे हावी हो जाएगा। उसके लबों से कोई आवाज़ नहीं निकली थी। तभी मुईज़ ने धीरे से उसका हाथ थामा था, बड़ी नरमी, बड़े प्यार से। फिर उसकी थोड़ी छू के कहने लगा, घबराओ मत। जब तक तुम्हारी रजामंदी नहीं होगी, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। नवाल ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम्हें क्या खौफ है। तुम्हें सुहागरात का खौफ है। इसी वजह से तुम इतना बड़ा फैसला करने वाली थी। बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो। जोया ने एक झटके से सर उठाया था। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो मोइस को देखने लगी तो मोइस मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने वाला था। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम शायद किसी और को पसंद करती हो, इसीलिए तुमने ये सब कहा। लेकिन एक दिन नवाल से मेरी मुलाकात हुई तो उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुन के मैं हैरान रह गया। तुम कह रही थी कि मोइज़ भाई, ज़ोया मर्दों से बहुत चिढ़ती है। पहले उसके बाप ने उसकी माँ को छोड़ दिया। उसके बाद से वो किसी भी मर्द पर कभी एतबार नहीं कर सकती। दूसरी तरफ उसे ऐसे लगता है कि दुनिया के सारे मर्द औरतों के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं करते। यही वजह है कि वो ज़िंदगी भर शादी ही नहीं करना चाहती। वो बड़ी ही मासूम और नाजुक है। आपने उसका बहुत ख्याल रखना है। उसके दिल से वो तमाम नफ़रत, तमाम ख़दशात दूर करने हैं, तभी वो आपकी होगी। अगर आपने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की, तो वो कभी आपको दिल से कबूल नहीं करेगी।
वाह यार, तुम तो बड़ी बेवकूफ़ सी लड़की हो, लेकिन तुमने दोस्त तो बहुत समझदार बना रखी है। उसने तो मेरे दिल का रास्ता ही साफ कर दिया, इसीलिए तो मैं बिल्कुल खामोश हो गया था। तुम्हें कुछ वक्त देना चाहता था। अभी भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन कभी मुझसे दूर जाने की बात मत करना। वो बड़े प्यार से उसके चेहरे को छू रहा था। जोया हैरान थी। मुईज अहमद का लम्स उसे बुरा नहीं लग रहा था। उसका दिल बुरी तरह अलग ही अंदाज में धड़क रहा था। एकदम ही उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। आज की रात मुईज अहमद ने उसके साथ सिर्फ अपने दिल की बातें की थी। जरूरी नहीं कि मर्द पहली ही रात अपना जिस्मानी ताल्लुक कायम करे। वो उसे कुछ वक्त देना चाहता था। उसे उसकी मासूमियत, उसके एहसास, उसके दिल का एहसास था। पहले वो मोहब्बत से उसका दिल भरेगा, उसके बाद ही कोई ताल्लुक बनाएगा। मोइज़ अहमद ने सोच समझ के फैसला किया था। ज़ोया बड़ी दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रही थी। उसे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन मोइज़ उसके दिल की दुनिया पे छा जाएगा, और उसके बाद ज़ोया उसे खुद कहेगी कि वो उसके वजूद पर अपने इख्तियार हासिल कर सकता है। क्योंकि जीत हमेशा मोहब्बत की ही होती है, और मोइज़ अहमद उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। रात धीरे-धीरे गुज़र रही थी। मोइज़ जाग रहा था, लेकिन ज़ोया करवट बदल के सो रही थी। कल तक जिस मर्द से वो खौफ का शिकार थी, और आज उसी मर्द के बिस्तर पे बेखौफ खतर गहरी नींद सो रही थी। मोइज़ ने उसे बहुत मोहब्बत और नरमी का एहसास दिलाया था, और ये एहसास उसके दिल के खौफ को कम कर गया था। उनके निकाह को पूरे 2 माह कंप्लीट हो चुके थे। आज वो एक ख़ानदान की शादी से लौटे थे। ज़ोया बेहद खूबसूरत लग रही थी। मोइस के दिल में उसको देखकर अलग ही जज़्बात भड़क रहे थे। उन दोनों के दरमियान पहले जैसी झिझक भी नहीं रही थी। ज़ोया ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने बालों को सुलझा रही थी। मोइज़ अपनी तमाम शिद्दतों के साथ उसे नज़रों से अपने दिल में उतार रहा था। फिर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर छोटे-छोटे कदम उठाता वो ज़ोया के करीब पहुंचा था, और उसे कंधों से थाम के बिस्तर पे लाया था। ज़ोया उसकी नज़रों का मतलब समझते हुए अपने आप में सिमट रही थी कि उसी लम्हे मोइज़ ने हाथ बढ़ाकर कमरे की तमाम लाइट्स ऑफ कर दी थी, और ज़ोया डर के मारे एकदम से उछलकर उसके सीने में समाई थी। डोंट बी अफ्रेड मेरी जान, मैं तो शौहर हूँ तुम्हारा, मुझसे क्या घबराना। उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाता, उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते उसे शर्माने पे मजबूर कर गया था। उसने इतनी मोहब्बत से जोया को छुआ था कि जोया के दिल से तमाम डर और खौफ दूर हो गया था, और अगली सुबह उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी। मोइज ने अपना जायजा लेने के लिए भी इंतजार किया था। जरूरी नहीं कि हर चीज को जबर से हासिल किया जाए। आज जोया की खुद सुपुर्दगी ने मोइज को वो सुकून अता किया था जो वो जबरदस्ती करके कभी भी हासिल नहीं कर सकता था। यकीनन अब उनके आगे की जिंदगी अब बेहद रोशन थी।